हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं साहिल गुप्ता आज आपके सामने फिर से आपकी ब्लड की सेकेंड क्लास, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको ब्लड वाला पोर्शन 2 वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज उसी का सेकेंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे वो क्वेश्चंस जो ब्लड से रिलेटेड सारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। सो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उनको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो में ब्लड था। आज मैं उसका सेकेंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ और सेकेंड पार्ट की जो शुरुआत हो रही है वो हमारे ब्लड ग्रुप से होती है। ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे 4 होते हैं, ए बी और ओ। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। चारों की क्या स्पेशलिटी होती है हम आज आपको वो ही बताएंगे। ए और बी तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ सारा जो ह्यूमन ब्लड का जो पोर्शन है, ह्यूमन ब्लड का जो पोर्शन बटा हुआ है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ए बी ब्लड जो होता है उसको हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप्स को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, इसीलिए हम इसको सर्वग्राही कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिसेप्टर कहते हैं। रीजन इसका ये क्या है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि ए बी को सर्वग्राही क्यों बोलते हैं, या अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं आता है तो आपसे ऐसे ही पूछ देते हैं कि भाई ये बताइए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है हम उसको सर्वग्राही क्यों कहते हैं, रीजन क्या है उसका। तो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, ए बी को हम लोग रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, नो एंटीबॉडी। रिमेंबर, ए बी को हम लोग सर्वग्राही ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसमें एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है, मैं आज आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी में दो ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडी जो होती है ये बाई शेप होती है, बाई शेप होती है और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमारी बीमारी से रक्षा करता है, उसका ही एक हिस्सा होता है। एंटीबॉडी हमें जो हम लोग बीमार नहीं पड़ते आसानी से, हम जितना हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होगा हम बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको पता है। तो जो एंटीबॉडी होती है वो पहली बात तो वाई शेप सब्सटेंस होता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, तो एंटीबॉडी आपको थोड़ा समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। दूसरी चीज एंटीजन क्या होता है, जो अभी मैंने आपको नाम बताया एंटीजन सब्सटेंस का। एंटीजन होता क्या है, सुनिए। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट कम्स अप विद द डिजीज, मतलब जब हमारी बॉडी में बीमारियां आती हैं तो एंटीजन बीमारियों को लेके आता है। यानी एंटीबॉडी जो हमें बचाती है और एंटीजन कह सकते हैं कि हमें मुश्किलों में डालता है, बीमारियों में डालता है। ओके, अब एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों भाई, एक हमें बचाता है और एक हमें मुश्किलों में डालता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ए बी इसीलिए रिसेप्टर बोला जाता है, सर्वग्राही इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीजन्स। लेकिन एंटीजन सारे एक जैसे नहीं होते हैं, आप ये भी याद रखिए। कुछ पॉजिटिव एंटीजन्स होते हैं और कुछ नेगेटिव एंटीजन्स होते हैं। तो हमारे ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बनाने का रीजन जो है वो हमारे एंटीजन भैया है। ओके, अब हम आ जाते हैं ओ ब्लड ग्रुप की तरफ। ओ, जिसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। आपको पता है, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, जैसा कि आपको पता होगा। अब इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्या रीजन है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर बन गया जबकि ए बी और ए बी ऐसा नहीं है, क्यों। तो मैं आपको उसका भी रीजन बताने जा रहा हूँ। ओ यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, मतलब ओ में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसीलिए ये सभी को ब्लड देने के लायक है। यानी ये जिसको ब्लड देगा वो मोस्टली एंटीबॉडी को ही
अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो इसमें एंटीबॉडी होती है वो दूसरे आदमी को ब्लड देने से उसके अंदर पहुंच जाती है। तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है। ओके, तो ओ जो होता है वो इसलिए डोनर बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती है, ना एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। थोड़ा आपके समझ में आया होगा। ओके, तो आप समझ रहे कि ए बी को हम लोग रिसेप्टर क्यों कहते हैं और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझिए। जो ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी और ओ, ओके, इनको किसने फाइंड आउट किया, इनकी खोज किसने की, जरा ये बताइए। तो याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। ये क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में पूछा गया, मोस्टली एग्जाम में आया हुआ है, वही से मैंने पिकअप किया है कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी हमारे साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने की थी। और इन्होंने एक और जो सब्सटेंस दुनिया में है उसकी भी खोज की, RH फैक्टर, RH कारक। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शायद इसके बारे में आपको बताया है। और RH फैक्टर जो है उसकी भी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। क्वेश्चन आ सकता है, ये बताइए कि RH फैक्टर की खोज किस साइंटिस्ट ने की। ओके, और आया भी हुआ है, जितने भी एग्जाम्स हैं आप देखिए उनमें, उसमें पूछा गया है कि RH फैक्टर की खोज किसने की। तो आपको याद रखना पड़ेगा, RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने, और कार्ल लैंड स्टीनर ने ही हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप इस दुनिया में आज सर्वाइव आज एग्जिस्ट करते हैं उनकी खोज भी की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, RH फैक्टर का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म। RH फैक्टर जो इस दुनिया में है उसकी फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा। RH फैक्टर उसकी फुल फॉर्म है रीसिस फैक्टर। RH फैक्टर की फुल फॉर्म है रीसिस, RHESUS। रीसिस फैक्टर जो है वो हमारे भैया RH फैक्टर की फुल फॉर्म है। क्लियर हुआ। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनकी तरफ। उससे पहले मैं आज आपका ध्यान खींच लाना चाहूँगा एक नया टॉपिक जो मैंने अभी हाल ही में डिस्कवर किया आप लोगों के लिए। एक टॉपिक आपने सुना होगा या अभी तक नहीं सुना है तो आज पहली बार आप सुनने जा रहे होंगे, गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड का नाम सुना, नहीं सुना? चलिए, गोल्डन ब्लड जो है मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ब्लड का रंग गोल्डन है, गोल्डन। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनमें गोल्डन ब्लड पाया जाता है। इसकी खोज 1961 में की गई। शुरुआत में इसको बॉम्बे ब्लड बोला गया था, गोल्डन ब्लड को शुरुआत में बॉम्बे ब्लड नाम दिया गया था, लेकिन इसकी खोज की गई 1961 में। अच्छा, इसको गोल्डन ब्लड हम लोग इसलिए कहते हैं, अब ये रंग इसका कलर तो गोल्डन है तो इसलिए इसको गोल्डन ब्लड कहा गया। इसका रीजन और भी है कि इसमें कोई भी RH पॉजिटिव या RH निगेटिव नहीं होता है। मतलब ऐसा होता है कि जिस इंसान के अंदर 85% तक ब्लड की जो कह सकते हैं कि ब्लड ज़्यादा पाया जाता है, 85% RH फैक्टर RH पॉजिटिव बोला जाता है, जिसमें 15% RH नहीं हो जाता है, वो RH निगेटिव बन जाता है। ओके, और गोल्डन ब्लड के बारे में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, गोल्डन ब्लड के बारे में आप ये समझ लीजिए कि इसकी खोज 1961 में की गई थी। और गोल्डन ब्लड जो है वो तब बोला जाएगा जब उसमें ना RH पॉजिटिव होगा ना RH निगेटिव होगा, इसलिए हम उसको गोल्डन ब्लड बोलेंगे। ठीक है, तो जितना इतना इंपॉर्टेंट तो अभी तक हालांकि इससे कोई एग्जाम पूछा नहीं गया है, फिर भी आज मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने उठा के इसको आज आपको बताने की कोशिश की है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस से आप क्या समझते हैं? डायलिसिस नाम सुना होगा। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया। रक्त को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है हम उसको डायलिसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, ब्लड को शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जब उनको ब्लड से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। और बहुत ज़्यादा पूछा गया है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी इंसान के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, लिसन केयरफुली, अगर किसी इंसान के अंदर रक्त का थक्का नहीं जम रहा, मतलब चोट लग गई है और खून ही खून निकल रहा है, ओके, रक्त का जो थक्का जम जाता है हमारे वो नहीं जम रहा है, तो ये किस विटामिन की कमी से है बताइए। अगर किसी भी इंसान के अंदर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, ओके, तो ये किस विटामिन की कमी से है? ओके, तो इसका आंसर याद रखिए,
लेक ऑफ विटामिन के, यानी कि अगर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन के की कमी है तो उस इंसान के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्लड होता है, जो ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, वो किन सेल्स के साथ, यानी कि वो कौन सी सेल्स होती हैं जो ब्लड की हेल्प करती हैं ऑक्सीजन ले जाने में। ऑक्सीजन ले जाने में ब्लड की हेल्प कौन सी सेल्स करती हैं, तो याद रखिएगा आयरन सेल्स, यानी इनको वो लोग हिंदी में कहते हैं लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं जो होती हैं वो ब्लड की हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को ले जाने में। ओके, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी सामान्य मनुष्य का या किसी भी मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन आएंगे आपके सामने, तो याद रखिएगा 120/80, 120 mm/80 Hg, 120 mm/80 Hg किसी भी मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। याद रखिएगा गाइस, किसी भी सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 mm/80 Hg होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी इंसान के अंदर औसतन रक्त कितना होता है। किसी भी इंसान के अंदर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा गया है, किसी भी इंसान के अंदर औसतन रक्त कितना होता है, तो गाइस याद रखिएगा 5 to 6 लीटर। किसी भी इंसान के अंदर औसतन रक्त 5 से 6 लीटर तक होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में जो आरबीसी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, आरबीसी जो होती है वो प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, कहाँ बनती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है। हमारी बॉडी में आरबीसी सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होती हैं, वो बनती कहाँ है, तो गाइस याद रखिएगा बोन मैरो, जो बोन मैरो होता है, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं होता तो आप हिंदी में याद रखिए, जो हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होता है। ओके, वहाँ पे हमारी आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं, यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स वहीं पर बनके तैयार होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं हमारे अस्थि मज्जा में बनके तैयार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बनती हैं आरबीसी, पता चल गया। अब ये दफन कहाँ होती हैं, यानी इनका ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या किसको बोला जाता है, मतलब आरबीसी कोशिकाएं कहाँ मर जाती हैं, कहाँ इनका कहाँ ये दफन हो जाती हैं जाके, तो याद रखिएगा प्लीहा। प्लीहा हमारी बॉडी में एक पोर्शन होता है, प्लीहा एक पार्ट होता है, प्लीहा, या ये कह सकते हैं एक हिस्सा होता है प्लीहा, वहाँ पर जाके प्लीहा एक हिस्सा होता है, वहाँ पर जाके आरबीसी जो सेल्स होती हैं वो फिनिश हो जाती हैं, आरबीसी जो सेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी रुधिर कणिकाएं हृदय से बॉडी ब्लड को बॉडी में ले जाती हैं। हृदय से कौन सी रुधिर कणिकाएं होती हैं, हमने ये आपकी टॉपिक जो है, जो हमारी बॉडी में आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उनमें से ऐसी कौन सी रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हृदय से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि हार्ट से बॉडी की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ कौन लेके जाता है, तो याद रखिएगा धमनी, यानी कि आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं, हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी कैपिलरी, यानी वो कौन सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कौन सी रुधिर कणिकाएं होती हैं, कौन सी हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रुधिर धमनियां होती हैं, तो जो शरीर से हार्ट की तरफ रक्त लेकर जाती हैं, यानी कि एक तो वो हुई जो शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी रक्त धमनियां होती हैं जो बॉडी से रक्त को, अशुद्ध रक्त को हार्ट की तरफ यानी हृदय की तरफ भेजती हैं। तो गाइस याद रखिएगा, इसका आंसर है वीन्स, यानी शिराएं। शिराएं जो होती हैं वो हमारी बॉडी में शरीर से उठाए हुए रक्त को, अशुद्ध रक्त को शरीर में, हार्ट में लेके आती हैं, रक्त को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ, कौन, वीन्स। ओके, ठीक है गाइस, तो हमारी आज की वीडियो में इतना होता है आपके लिए। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये सब वही क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि जो बचा हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और निकाल रखा है कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी उनमें जो एंटीजेंस होती हैं, आरबीसी में कितने एंटीजेंस पाई जाती हैं,
तो आरबीसी में 342 एंटीजेंस पाई जाती हैं। आरबीसी में एंटीजेंस की संख्या 342 होती है। रिमेंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बताना अभी भूल गया था, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया है कि आरबीसी में एंटीजेंस की संख्या 342 होती है। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे हमारा जो ब्लड वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक है, ब्लड का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बताइए, आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, सी यू, टेक केयर एंड बाय।